हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हम आज जो बच्चों 2027 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे, जो बच्चों 2027 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए हम कुछ खास ऑफ़र लेके आए हैं। आइए देखिए क्या क्या उनके लिए सुविधा मेरे तरफ से उनको मिलने वाला है। पहला सुविधा उनको होगा कि मैथ, जो बच्चों को मैथ बहुत कमज़ोर है उनको हम 10th का पूरा सिलेबस मैथ का 0 से लेके बोर्ड लेवल तक कराएंगे और वह पूरी तरह से मैथ में सही से करके अच्छा नंबर ला सकते हैं। देखिए मैथ हम 0 से बोर्ड लेवल तक, जिन बच्चों अभी तक कुछ मैथ में नहीं पढ़े हैं उनको दाम छोटा पॉइंट से लेके बोर्ड में क्या क्या पूछता है वहाँ तक करवाएंगे और पूरा बेसिक से लेके बोर्ड लेवल तक। दूसरा पॉइंट, हर चैप्टर में उनको बेसिक से बताया जाएगा, एकदम बेसिक से। और मैथ का पूरा वीडियो आपको YouTube पर फ्री मिलेगा। YouTube पर फ्री मिलेगा, आपको 1 रुपया खर्चा नहीं करना है। 10th के मैथ के लिए, अब मैथ में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आपको 1 रुपया बोले तो खर्च नहीं करना है। आपको पूरा मैथ 0 से बोर्ड लेवल तक हम पढ़ाएंगे, एकदम 0 से। आपको इसके लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, 1 रुपया परचेस नहीं करना है। बस आके मेरा चैनल धर्मा मैथमेटिक्स क्लासेस पर आके पूरा क्लास देख सकते हैं। हम आपको रोज़ एक वीडियो देंगे, आपको रोज़ एक वीडियो मिलेगा और एकदम वीडियो रहेगा चैप्टर वाइज और NCERT प्लस, क्वेश्चन बैंक प्लस और अन्य किताब के प्रश्न भी आपको बनाना सिखाएंगे। जो बच्चों 2027 में मैट्रिक एग्ज़ाम देंगे उनको लिए है। मैथ में अब डरना नहीं है, मैथ में अब आपको अच्छा नंबर लाना है। इसके लिए आप कमर कस लीजिए कि 2027 का एग्ज़ाम की तैयारी अभी आप धीरे धीरे शुरू कर दे, क्योंकि आपको यहाँ से 1 साल पढ़ना है। अब 1 साल अब मेहनत कीजिएगा, जितना आप मेहनत ईमानदारी से कीजिएगा मैट्रिक में आपका नंबर उतना अच्छा आएगा। अब मेहनत नहीं कीजिएगा तो मैट्रिक में आपका नंबर उतना अच्छा नहीं आएगा। इसलिए आप 1 साल ईमानदारी से मेहनत कीजिए
और अच्छा नंबर लाने के लिए प्रयास कीजिए। आज हम मैथ का पहला चैप्टर पूरा बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं। चलो बच्चों, आइए आज हम मैथ का पूरा बेसिक से पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर के देखिए नाम क्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें छोटा छोटा कैलकुलेशन सीखने के लिए आपको मिलेगा, जो हर चैप्टर में पहुंच जाता है। देखिए, वास्तविक संख्या से ऑब्जेक्टिव के बात करें तो यहाँ से 5 से 8 नंबर तक देखने के लिए मिल जाता है। 5 से अधिक मिलेगा, कम आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं मिलेगा। अब इसके बाद यहाँ से हम बात करें शॉर्ट की उच्चारण, जैसे शॉर्ट की उच्चारण, अब शॉर्ट की उच्चारण की बात करें तो यहाँ से आपको 2 प्रश्न 2-2 नंबर के मिल जाएगा। तब सोचो 2 प्रश्न 2-2 नंबर के मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 नंबर। मतलब पहला चैप्टर से आप समझिए कि 10 प्लस, पहला चैप्टर से आपको 10 नंबर आने वाला है, 10 मार्क्स। पहला चैप्टर से क्या नंबर, 10 मार्क्स आने वाला है। इससे अधिक आ सकता है लेकिन कम नहीं आएगा। और ये चैप्टर 10वां में सबसे आसान चैप्टर है। और ये चैप्टर आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो आपको छोटा छोटा परिभाषा भी याद करना होगा और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट के बारे में समझ गए तो इस चैप्टर को आराम से, आसानी से इसमें आप पूरा नंबर ला सकते हैं। देखिए चैप्टर हम देखिए इस चैप्टर में हम बेसिक की बात करते हैं। बेसिक जिसको बोलते हैं जीरो से। क्या बोले हम, आपको मैथ में डरना नहीं है, दम जीरो से आपको बोर्ड लेवल तक पढ़ाया जाएगा, एकदम जीरो से। देखिए आप संख्या की बात करते तो संख्या होता क्या है, तो पहले आप समझ लीजिए कि संख्या का मतलब नंबर, जो नंबर हम लोग का ज़िंदगी में उपयोग होता है उसी को बोलते हैं संख्या। जैसे 5 ये संख्या है, 8 संख्या है, ये 100 संख्या से मिल के बना 100 तो भी क्या है, संख्या है। तो संख्या 2 प्रकार के होता है। संख्या कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का है। अब 2 प्रकार का संख्या होता है। जो पहला का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, पहला का नाम क्या, वास्तविक संख्या। अब एक संख्या आप लोग जानते होंगे कि जो काल्पनिक संख्या होता है, काल्पनिक संख्या। अब देखिए काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसा संख्या जिसके बारे में हम कल्पना कर सकते हैं उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब काल्पनिक संख्या के बारे में आपको 11th में पढ़ना है, 11th या 12th में थोड़ा बहुत पढ़ना है। अब देखिए काल्पनिक संख्या होता क्या है। काल्पनिक के मतलब होता है रूट, समझिएगा, रूट के अंदर -2। अगर रूट के अंदर कोई संख्या माइनस में आ गया तो आप समझिएगा कौन सा संख्या, काल्पनिक संख्या। जैसे रूट अंडर -2 को पूछे कौन सा संख्या, काल्पनिक संख्या। अगर आपसे कोई पूछ दे -√3 कौन संख्या, काल्पनिक संख्या।
अगर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो समझ जाइएगा कोई काल्पनिक संख्या है। अब देखिए वास्तविक संख्या, देखिए वास्तविक संख्या के अंदर भी बहुत पढ़ना है। वास्तविक संख्या के अंदर आपको क्या पढ़ना है, पहले इसका बारे में जान लीजिए, फिर सबको हम एक का करके आपको परिभाषा लिखाएंगे। पहले क्या पढ़ना है, कौन सा संख्या पढ़ना है, कितना संख्या इसमें आएगा, सब के बारे में हम लिख देते हैं। फिर आपको एक का करके परिभाषा लिखवाएंगे और बढ़िया से समझा के लिखवाएंगे। आप पहले ध्यान से आइए, देखिए वास्तविक संख्या में आपको दो संख्या जो पढ़ना है आपका चैप्टर में, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब एक हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या के अंदर आपको पढ़ना है कौन कौन संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या के अंदर पढ़ना है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, और इसके अंदर पढ़ना है पूर्णांक संख्या, और पढ़ना है आपको प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। देखिए परिमेय के अंदर पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और प्राकृतिक संख्या के बारे में आपको पढ़ना है। अब देखो प्राकृतिक संख्या के अंदर आपको तीन संख्या और यहाँ पे पढ़ना है। प्राकृतिक संख्या के अंदर क्या आ जाएगा, सम संख्या आ जाएगा। सम संख्या के बारे में आपको जानना जरूरी है। और दूसरा इसका अंदर आ जाएगा विषम संख्या, जो विषम संख्या के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। अब इसका बाद आ जाएगा अभाज्य संख्या, क्या आ जाएगा, अभाज्य संख्या। देखिए सब प्राकृतिक संख्या के अंदर ही आता है, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। तो आपको वास्तविक संख्या में इतना संख्या के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है, जो हम आपको लिखे हैं। देखिए वास्तविक संख्या दो तरह से होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये दोनों के बारे में जानना इस चैप्टर में बहुत ज़रूरी है। अब देखिए परिमेय संख्या का अंदर क्या पढ़ना है, पूर्ण संख्या के बारे में आपको पढ़ना है, पूर्णांक संख्या के बारे में आपको पढ़ना है, प्राकृतिक संख्या के बारे में आपको पढ़ना है। अब प्राकृतिक संख्या के अंदर देखिए कौन कौन संख्या आता है। सम संख्या के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, विषम संख्या के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और अभाज्य संख्या। मतलब इतना के बारे में आपको जानना इस चैप्टर में बहुत ज़रूरी है। अब इतना आप जान गए तो अब सबको फेरी से आपको परिभाषा पढ़ना है। तो आप इसको देख रहे तो आप इसको उतार सकते हैं, या इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। शॉर्ट स्क्रीन ले लिए हो तो हम इसको अब मिटा दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना प्राकृत संख्या के बारे में। बताते हैं कि प्राकृत संख्या होता क्या है। प्राकृत संख्या, देखिए प्राकृत संख्या के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, और जो जानते हैं वही परिभाषा है कि गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। कोई पूछेगा कि बताओ बाबू 10वां में चल गए हो, प्राकृत संख्या किससे कहते हैं, तो आप उसका जवाब क्या दीजिएगा, गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती, क्या बोलो, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या
कहते हैं। आप बताइए कि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है। तो आप लोग कहिएगा 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। आप यहाँ तक समझ गए। अब इसमें आप पूछ देंगे कि बताओ बाबू सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन है। तो जो सबसे पहले आया वह सबसे छोटा हो जाएगा और जो सबसे पीछे आएगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। मतलब इसमें सबसे छोटा प्राकृत संख्या कितना होगा। सबसे छोटा प्राकृत संख्या, सबसे छोटा प्राकृत संख्या, ठीक है। सबसे छोटा प्राकृत संख्या आपको मालूम है 1 होगा। और सबसे बड़ा प्राकृत संख्या, सबसे बड़ा प्राकृत संख्या, सबसे बड़ा प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। देखिए सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 होता है और सबसे बड़ा प्राकृत संख्या इन्फिनिटी होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे सबसे छोटा प्राकृत संख्या कितना होता है, 1 होता है और सबसे बड़ा प्राकृत संख्या कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। आप इसको उतारिए, आप लोग इसको उतार लिए होंगे, हम इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए ये सब जो है बेसिक है, ये सब क्या बाबू बेसिक है। अब प्राकृत संख्या के बारे में जानेंगे तब जानिए अब सम संख्या के बारे में। सम संख्या, सम संख्या, तो आप कहिएगा सम संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। तो कहिएगा वैसा संख्या, वैसा संख्या जिसे वैसा संख्या जिसे 2 से भाग देने पर, भाग देने पर, 2 से भाग देने पर पूरा विभाजित होता है। वैसा संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरा विभाजित होता है। अब देखिए सम संख्या शुरू कहाँ से होता है, तब कहिए सम संख्या 2 से विभाजित होगा तो 2 से कटेगा 4, 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 8 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। आप समझिएगा सम संख्या शुरू कहाँ से होता है, तो आप कहिएगा 2 से। सम संख्या शुरू कहाँ से होता है, 2 से। अब 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा। हम इसमें पूछेंगे बाबू कि सबसे छोटा सम संख्या क्या है, तो आपको हम शुरुआत में बोल दिए जो सबसे पहले संख्या एग्जाम्पल में आएगा वो छोटा होता है और जो सबसे पीछे आएगा वो बड़ा होता है। तो इसमें सबसे छोटा सम संख्या कितना होगा, तो कहिएगा सबसे छोटा सम संख्या 2 होता है और सबसे बड़ा सम संख्या इन्फिनिटी होता है। सबसे छोटा सम संख्या 2 होता है, सबसे बड़ा सम संख्या इन्फिनिटी होता है। इसके आगे 2 गो आप पॉइंट लगा दीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि सबसे छोटा सम संख्या कौन है, तो 2। सबसे छोटा सम संख्या कौन है, 2। जो सबसे पहले आएगा वो छोटा होता है और जो सबसे लास्ट में आएगा वो बड़ा होता है। आप इसको समझ गए होंगे तो आप इसको उतार लीजिए।
हम इस सब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सम संख्या के बारे में आप लोग जान गए। अब सम संख्या के बाद आपको जानना विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या है क्या? विषम संख्या, तो देखिए विषम संख्या क्या होता है। विषम होता है कि जिसे हम 2 से भागा देंगे, कितना से भागा देंगे वो 2 से, तो पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। अगर 2 से भागा देंगे तो पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। तो लिखिए वैसा संख्या जिसे 2 से भाग देने पर, जिसे 2 से भाग देने पर पूरा विभाजित नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप समझिए, अब पूछें सबसे छोटा, मतलब विषम संख्या शुरू कहाँ से होता है, तब सोचे विषम संख्या शुरू 1 से होता है। विषम संख्या शुरू कहाँ से होता है? 1 से। तब जगह 1, 2 विषम संख्या नहीं है। 1 के बाद कितना? 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, डॉट 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 इन्फिनिटी। हम इसमें पूछेंगे कि बताओ बाबू सबसे छोटा विषम संख्या कौन है, तो जो सबसे पहले आ गया वही सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे छोटा विषम संख्या, सबसे छोटा विषम संख्या 1 है। और पूछेंगे सबसे बड़ा विषम संख्या कितना होता है बाबू, तो कहिएगा सबसे बड़ा विषम संख्या इन्फिनिटी होता है। देखिए विषम संख्या के परिभाषा एक बार आप लोग और सुन लीजिएगा। वैसा संख्या जिसे 2 से भागा देने पर पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या 1 से शुरू होता है। विषम संख्या कहाँ से शुरू होता है बाबू? 1 से शुरू होता है। सबसे छोटा विषम संख्या कितना होता है? 1 होता है। सबसे छोटा विषम संख्या कितना होता है? 1 होता है। और सबसे बड़ा विषम संख्या इन्फिनिटी होता है। चलिए एक बार इसको देखिए और उतारिए। हम इसको अब मिटा दे रहे हैं। अब देखिए विषम संख्या के बाद कौन सा संख्या पढ़ना है? विषम संख्या के बाद आपको पढ़ना अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, हम पूछेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो किसी से भाज्य ना हो। अभाज्य का मतलब इतना आसान रखिएगा परिभाषा। अभाज्य संख्या किससे कहते हैं? जो किसी से भाग ना हो, एक और स्वयं के छोड़ के, मतलब 1 से कट सकता है और खुद से, मतलब अपने आप से भाग लग सकता है, लेकिन अन्य संख्या से भाग उसमें नहीं लगेगा। मतलब अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी अन्य संख्या से भाग उसमें नहीं लगेगा। उसी को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। देखिए अभाज्य के मतलब होता है जो खुद से कट जाए। मतलब समझिए, अब
क्या होता है, अभाज्य के मतलब होता है जो एक से विभाज्य हो जाए, मतलब एक और स्वयं से कटे। स्वयं मतलब होता है खुद, स्वयं से कटे, एक और स्वयं से कटे, उसी को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे परिभाषा समझिए, वैसा संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होता है, लेकिन वैसा संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होता है और वह दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होता है। मतलब एक और स्वयं से कटेगा, उसका बाद दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल समझिए, तो देखिए अभाज्य संख्या हमेशा 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7, 9। अब 9 यहाँ पे समझना है कि 9 अभाज्य संख्या है कि नहीं है। यहाँ पे आपको 9 के बारे में समझना है कि 9 अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तब 9 के बारे में सोचिए कि 9 1 से कट रहा है, 9 3 से भी कटेगा, भागा देंगे तो 3 से 9 कट जाएगा। तो इसका मतलब दूसरा संख्या से 9 कट रहा है। जब दूसरा संख्या से 9 कट रहा है, इसका मतलब 9 अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होता है, एक और स्वयं से विभाजित होगा लेकिन दूसरा संख्या से विभाजित नहीं होगा, यही इसका परिभाषा है। इसका मतलब 9 अभाज्य संख्या नहीं है। अब 9 के बाद 11, 13, आपको क्या आएगा 15 सर। तो 15 के बारे में एक बार सोचिए, 15 1 से भी कट जाएगा, 15 में अब भागा दीजिएगा 3 से भी कट जाएगा, 15 में अब भागा दीजिएगा 5 से भी कट जाएगा। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या जो होता है एक और स्वयं से कटे, दूसरा संख्या से नहीं कटता है, उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। इसका मतलब 15 भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब आ गया 19, डॉट 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 इन्फिनिटी। देख हम पूछेंगे कि सबसे छोटा बताओ बाबू अभाज्य संख्या कौन है, तो आप लोग बताइएगा सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है सर। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है निम्नलिखित में सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितना होता है, तब सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। अब इसके बाद पूछेगा सबसे बड़ा अभाज्य संख्या कितना है, तो जो सबसे पीछे है मतलब इन्फिनिटी। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे बड़ा अभाज्य संख्या इन्फिनिटी होता है। आप लोग इसको उतारिए। चलो आप लोग इसको उतार लिए होंगे तो हम साफ कर दे रहे हैं, मतलब मिटा दे रहे हैं इसको।
चलो आप लोग से एगो बात पूछे बाबू, बोलो पूछ ले आप लोग से एगो बात। आप लोग दूध के बारे में जानते होंगे, तो आप लोग बताइए दूध के बारे में क्या क्या आप जानते हैं। हम आप लोग से पूछ रहे हैं कि आप लोग दूध के बारे में क्या क्या जानते हैं। आप लोग दूध के बारे में क्या क्या जानते हैं बताइएगा। तो कहिएगा सर, 2 सम संख्या भी होता है, 2 क्या है सम संख्या भी होता है और 2 अभाज्य संख्या भी होता है। तो कहेंगे यस बाबू बात तो सही है, 2 सम संख्या भी होता है और 2 अभाज्य संख्या भी होता है। इसका मतलब यहाँ से एगो पॉइंट बना कि कौन सा ऐसा संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों होता है। कौन सा ऐसा संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों होता है। तो 2 मतलब 2 एक ऐसा संख्या है जो सम संख्या भी होता है और अभाज्य संख्या भी होता है। कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है सम अभाज्य संख्या होता है, सम अभाज्य संख्या होता है। तो 2 सम संख्या भी है और 2 अभाज्य संख्या भी है। चलो आप लोग की बात समझ में आ गया। चलिए आ गया आप लोग की इस बात समझ में, तो लाइक कर दें, वीडियो को जितना हो सके लाइक करें। लाइक करने से खुशी होती है और पढ़ाने की उत्साह जुनून जागता है। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है, अब हम पूछते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या पूछेंगे, बताओ भाज्य संख्या क्या है। देखिए भाज्य संख्या में आपको पता चल रहा है कि भाग हो जाएगा। अब भाग होगा इसका तो कम से कम 3 गो होना चाहिए। क्या गो होना चाहिए 3 गो, तो भाज्य संख्या होगा। भाज्य संख्या का मतलब इसको भाग देंगे तो इसमें कम से कम 3 गो आना चाहिए, मतलब 3 गुणनखंड होना चाहिए। तो ऐसे लिखेगा वैसा संख्या जिसका गुणनखंड कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा हो सकता है। देखिए अब समझिए, भाज्य संख्या का मतलब जिसका गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा तो कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा आएगा तो भाज्य संख्या है। जैसे देखिए हम पूछेंगे बताओ बाबू 2 भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो 2 को हम पहले इसको गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 को तोड़े तो 2 1 आया। हम पूछेंगे बताओ 2 कितना बार में टूटे, तो कहा 2 1 गुने 1। इसका मतलब 2 का तोड़े तो 2 और 1 आया। इसका मतलब 2 भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या में बोला कम से कम 3 गुणनखंड आना चाहिए। कम से कम क्या गुणनखंड 3। हाँ पूछेंगे बताओ बाबू 3 भाज्य संख्या है कि नहीं। 3 को देखते हैं, 3 से लगा दिए 1 मरतब में। इसका मतलब 3 का भी गुणनखंड करेंगे तो 3 गुने 1, तो इसमें भी 2 गो आ रहा है। इसका मतलब ये भी भाज्य संख्या नहीं है। अब देखते हैं 4 के बारे में, 4 है कि नहीं। तो 4 को तोड़ें, तो 4 को तोड़े 2, यहाँ पे आ गया 2 दूने 4, फिर 2 से लगाए 1। अब देख रहे हैं 4 को जब गुणनखंड किए तो कितना है 2 गुने 1। इसमें देखिए कम से कम 3 गो गुणनखंड आया है। इसका मतलब 4 भाज्य संख्या होगा। कम से कम 3 गुणनखंड आना चाहिए, 3 गो। अगर 3 गो से भी 1 गो कम आ जाता है तो भाज्य संख्या नहीं होगा। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या हम पूछेंगे तो आप कितना बताइएगा 4। इसका मतलब 4 से शुरू होगा।
4 के बाद हो जाएगा 6, 6 के बाद हो जाएगा 8, 8 के बाद हो जाएगा 10, 8 के बाद कितना हो जाएगा 9, 9 के बाद हो जाएगा 10। अब कोई लड़का कहेगा सर 5 नहीं हो सकता है, तो देखो 5 नहीं हो सकता है। अब देखिए 5 के बारे में आप समझाते हैं। आप 5 का गुणनखंड कीजिए, जब 5 का आप गुणनखंड कीजिएगा तो कहिएगा 5 मर्तबा में लगाएंगे तो आएगा 1। इसका मतलब 5 को हम गुणनखंड किए तो 5 गुणे 1 आया। अब बताइए इसमें गुणनखंड क्या भाग में टूटा, 2 भाग में। इसका मतलब क्या हुआ, 2 भाग में टूटेगा, भाज्य संख्या नहीं होता। भाज्य संख्या का मतलब होता है कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए। अगर 3 गुणनखंड है तो भाज्य संख्या होगा, अगर 3 गुणनखंड से 1 भी कम है तो भाज्य संख्या नहीं होगा। इसलिए भाज्य संख्या हमेशा 4 से शुरू होता है, क्योंकि 4 का 3 को गुणनखंड आ जाता है। अब इसी में पूछ देता है कि सबसे छोटा भाज्य संख्या कितना होगा, डॉट 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 इन्फिनिटी। पूछ देगा एग्जाम में सबसे छोटा भाज्य संख्या कितना होगा, सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या कितना होगा। देखो सबसे छोटा भाज्य संख्या कितना होगा, 4 होगा। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार रिपीट किया बिहार बोर्ड। ये इसलिए पूछ देता है कि बहुत सा लड़कन भाज्य संख्या बोलता है सबसे छोटा तो 2 टिक मार के चल जाता है, जो कि भाज्य संख्या 2 नहीं होता है। भाज्य संख्या जब भी शुरू होगा तो 4 से, भाज्य संख्या जब भी शुरू होगा कितना से बाबू, 4 से। भाज्य संख्या कहाँ शुरू होगा, 4 से। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या कितना होगा, 4, और सबसे बड़ा भाज्य संख्या कितना होगा, इन्फिनिटी। सबसे बड़ा भाज्य संख्या, देखो सबसे बड़ा भाज्य संख्या कितना होगा, तो आप बोलेंगे सबसे बड़ा भाज्य संख्या होगा इन्फिनिटी। कितना होगा, इन्फिनिटी। तो आप लोग भाज्य संख्या के बारे में समझ गए। देखिए भाज्य संख्या के बारे में हम एक बार और बोल देते हैं आपको। भाज्य संख्या पहचानने के लिए आप उसको गुणनखंड तोड़ दीजिए, गुणनखंड तोड़ दिए तो अगर 3 से ज़्यादा आया तो भाज्य संख्या है, अगर 3 को भी गुणनखंड आ गया तो भाज्य संख्या है, अगर 3 से कम आ गया तो भाज्य संख्या नहीं है। जैसे आप समझिए कोई पूछ देगा कि बताओ 31 भाज्य संख्या है कि नहीं है, तब 31 है कि नहीं तो 31 को गुणनखंड कीजिए, तो 31 का गुणनखंड कीजिएगा तो 31 से लगाइएगा तो कितना 31 हो जाएगा। तो 31 का जब कीजिएगा तो 31 गुणे 31। आप इसको देख के बताइए कि इसमें कै गो गुणनखंड है, तो आप कहिएगा सर इसमें 2 गुणनखंड है। कितना बाबू, 2। जहाँ 2 गो गुणनखंड आ गया इसका मतलब भाज्य संख्या नहीं है। अगर कोई लड़का पूछ देता है सर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे देगा 51, अब पूछेगा बताइए सर 51 भाज्य संख्या है कि नहीं है, तब सोचे कि इसका गुणनखंड करेंगे, तब इसका मतलब गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो कितना से लगाएंगे, 3 से, 1 13, फिर देखिए 13 आ गया तो 1 13 नहीं आएगा, 1 तो यहाँ पे लगाइएगा 2 तो 17 51 17 आएगा, फिर 17 से लगाइएगा तो कितना आ जाएगा 1। अब कहेंगे 51 को आप तोड़े हैं तो कितना बाटूगा, 3 17 1। अब बताइए देखिए सोचिए कि इसमें कै गो गुणनखंड है, तो आप कहिएगा सर इसमें 3 गुणनखंड है। जहाँ 3 गुणनखंड आ गया तब समझिए कि भाज्य संख्या है। जहाँ 3 गुणनखंड आ गया है, 3 गुणनखंड आ गया तब समझिए कि कौन संख्या है, भाज्य संख्या। इसका मतलब 51 भाज्य संख्या होगा, लेकिन 31 भाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि 31 का गुणनखंड किए हैं तो 2 गो गुणनखंड आया है। अब भाज्य संख्या में कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए, इसीलिए 31 भाज्य संख्या नहीं है और 51 भाज्य संख्या है। आप लोग को समझ में आया, चलिए समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इसके बाद आपको पढ़ना है पूर्ण संख्या। कौन संख्या वो? पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या होता क्या है? तो पूर्ण संख्या मतलब पूरा, मतलब गोल, लड्डू। लड्डू जिसको बोलते हैं, लड्डू का नाम आप लोग सुने हैं, लड्डू, उसी को बोलते हैं पूर्ण, मतलब गोल। गिनती के आगे लड्डू लगा दीजिए, पूर्ण संख्या हो जाएगा। देखिए ऐसा परिभाषा क्या होता है। गिनती की संख्या में गिनती के आगे, गिनती के आगे जीरो मतलब शून्य, शून्य लगा दे तो पूर्ण संख्या बन जाता है। मतलब गिनती के संख्या में आगे जीरो को शामिल कर दीजिएगा। जैसे गिनती की संख्या लिखते हैं, उसमें आगे आप जीरो लिख दीजिएगा तो हो जाएगा पूर्ण संख्या। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, तो पूर्ण संख्या के मतलब क्या होता है? गिनती के आगे, तो गिनती 1 2 3 4 से शुरू होता है। अब इसका आगे जीरो लगा दिए तो बन गया पूर्ण संख्या। क्या हो गया वो? पूर्ण संख्या, इन्फिनिटी। देखो गिनती के आगे अगर जीरो लगाए तो पूर्ण संख्या होता है। हाँ पूछेंगे बताओ बाबू सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन है? तो आप कहिएगा सबसे छोटा पूर्ण संख्या सर जीरो है। तो यहाँ पे लिख देना है सबसे छोटा, सबसे छोटा पूर्ण संख्या जीरो है। सबसे छोटा पूर्ण संख्या कितना? जीरो है। अब पूछेंगे सबसे बड़ा पूर्ण संख्या कितना है? सबसे बड़ा पूर्ण संख्या, देखिए सबसे बड़ा पूर्ण संख्या कितना है? तो आप कहिएगा इन्फिनिटी। सबसे छोटा पूर्ण संख्या जीरो होता है, सबसे बड़ा पूर्ण संख्या इन्फिनिटी होता है। चलिए इसको आप लोग उतारिए, इसको क्या कीजिएगा? उतारिएगा आप लोग। चलिए आप लोग उतार लिए हैं तो हम इसको आप साफ कर लेते हैं। तब इसको क्या कर लेते हो? साफ कर लेते हैं। साफ। अब इसका बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या वैसा संख्या जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या होता है तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या के मतलब होता है जिसमें माइनस वाला और प्लस वाला दोनों हो, मतलब माइनस और प्लस। देखो ऋणात्मक के मतलब होता है माइनस, धनात्मक के मतलब होता है प्लस। वैसा संख्या जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो तो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, जैसे तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से,
डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक। हम इसमें पूछेंगे कि बताओ बाबू सबसे छोटा पूर्णांक संख्या कौन है। सबसे छोटा पूर्णांक संख्या कौन है, तो आप बताइएगा। सबसे छोटा पूर्णांक संख्या इसमें कितना हो जाएगा, तो -1 माइनस नहीं, सबसे छोटा पूर्णांक संख्या कितना हो जाएगा, -इन्फिनिटी। अब बोलेंगे बताओ बाबू सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या कौन होगा, तो सबसे बड़ा देखिए पूर्णांक संख्या कौन है, प्लस इन्फिनिटी। सबसे छोटा पूर्णांक संख्या -इन्फिनिटी, सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या प्लस इन्फिनिटी। आप लोग के समझ में आया, तो हम इस सब आगे बढ़ते हैं। अब इसको उतार लीजिए। देखिए आप लोग से हम एगो बात पूछते हैं जो तुम लोग के शायद आता होगा, अगर नहीं आता है तो सीखने के प्रयास कीजिएगा। देखिए एगो छोटा सा बात पूछते हैं, अब ध्यान से देखिए। अगर हम पूछे बाबू कि -4 बड़ा कि -3, देखिए जिसको जिसको आता है जवाब दीजिएगा कि -4 बड़ा कि -3। चलिए बताइएगा कितना बाबू। चलो सबके जवाब आ रहा है। देखिए -4 बड़ा कि -3, तो आप लोग बहुत सा लड़कन बता रहे हैं कि सर -4 बड़ा है, लेकिन बाबू ये गलत है। क्या है, गलत है। देखिए माइनस में ध्यान दीजिएगा कि माइनस अगर दोनों जगह हो, दो संख्या के बगल में, तो छोटका बड़ा होता है, मतलब -3 इसमें क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर हम पूछ दें कि 4 बड़ा कि 3, तब इसमें आप बताइएगा कि सर 4 बड़ा होगा। माइनस में छोटका बड़ा होता है और प्लस में बड़का बड़ा होता है। देखिए माइनस अगर हो दोनों तरफ तो छोटका बड़ा होगा लेकिन बड़का छोटा होगा। अगर प्लस में दोनों हो, दोनों क्या में प्लस में हो, तो प्लस में बड़का बड़ा होता है, छोटका छुटके रहता है। जैसे यहाँ पे कोई पूछ दे कि -10 बड़ा कि 10, तो देखिए यहाँ पे एगो माइनस में एगो प्लस में है, तो माइनस से बड़ा प्लस हमेशा होता है, तो यहाँ पे बड़ा कौन हो जाएगा, तो कहिएगा 10। अगर एक बार हम तुम लोग से बात पूछ लेते हैं कि बताओ -1 बड़ा कि 0, -1 बड़ा कि 0, देखते हैं कौन कौन जवाब देते हैं। चलो बहुत बढ़िया। देखिए -1 बड़ा कि 0, तो कहिएगा सर इसमें देखिए 1 के आगे माइनस है और 0 के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब माइनस से तो 0 बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, 0 बड़ा हो जाएगा। 0 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये सब देखिए छोटा छोटा प्रश्न पूछें, जिससे आपको आता होगा तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आता होगा तब सीख गए होंगे कि कोई अगर पूछ दे बड़ा छोटा में तब बता सकते हैं। हम आपको क्या बोले, एकदम 0 से छोटा छोटा पॉइंट बता देंगे जो इम्पोर्टेंट है। अगर लोग पूछे तो उसका जवाब तुम दे सकते हो। जैसे ये सब पूछ देंगे तो आप लोग बता देंगे, आप समझ गए होंगे। अगर आता है पहले से तो बहुत बढ़िया की बात है। अब देखिए आपसे हम पूछते हैं सआभाज्य संख्या, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सआभाज्य संख्या, सआभाज्य संख्या, क्या बोलो, सआभाज्य संख्या। देखिए सआभाज्य मतलब सह मतलब साथ,
सा मतलब सात, समझिएगा सात, सात के मतलब दो गो रहेगा, ठीक है। सा मतलब सात, सात के मतलब दो संख्या एक साथ रहेगा। अब दो संख्या एक साथ रहेगा तो उसमें से बताना है आपको कि कौन सा आभाज्य संख्या है और कौन सा आभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। सा के मतलब सात, सात हमेशा दो गो के साथ रहता है, अकेले के साथ में नहीं होता है, जिससे सात हमेशा दो संख्या एक साथ रहेगा। तब समझ देखो, सा के मतलब सात, सात के मतलब दो गो। अब इसका परिभाषा लिखिएगा, वैसा संख्या, वैसा दो अभाज्य संख्या, वैसा दो अभाज्य संख्या जिसका मस्सा एक होता हो, एक होता हो तो उसे साभाज्य संख्या कहते हैं, साभाज्य संख्या कहते हैं, देखिए साभाज्य संख्या के मतलब क्या होता है, जिसका मस्सा एक हो। देखिए कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ देता है, इस प्रश्न को पूछ देता है कि दो संख्या के मस्सा एक होता है तो उसे कौन सा संख्या कहते हैं, तो साभाज्य। दो संख्या के मस्सा एक होता है तो उसे साभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप समझिए, जैसे हम एग्जाम्पल में दे दें कि तो 3 और 5 इस अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तब इसका मस्सा देखिए कितना हो जाएगा, तब इसका मस्सा निकाल दीजिएगा। तो इसका मस्सा निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 और 5, तो एक मर्तबा में लगाइएगा 3 से, तो 2, 2 से 3 में भागा दीजिएगा तो एक मर्तबा में लगेगा 2, 1 अब 2, कितना आ जाएगा 2, तो कितना मर्तबा में 2। तो हम पूछेंगे बताओ मस्सा कितना है, मस्सा आ गया 1, इसका मतलब जिसका मस्सा 1 आ गया वो साभाज्य संख्या होगा। ये भागा विधि से हम आपको बताएं, गुणनखंड विधि से भी बनाइएगा तो उसमें भी मस्सा कितना आएगा, 1 आएगा। ये भागा विधि से पता कर लिए कि मस्सा इसका 1 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका मतलब ये साभाज्य संख्या है। अगर कोई पूछ देगा बताओ बाबू कि 9 और 21 ये साभाज्य संख्या है कि नहीं है, तब इसको एक बार चेक कीजिए कि इसका मस्सा 1 आया है कि नहीं आया है। तब चेक करेंगे, देखिए 9 का, तब जब 9 का गुणनखंड विधि से बनाइएगा तो आ जाएगा 3 गुने 3, गुणनखंड कीजिएगा। अब 21 का गुणनखंड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 गुने 7, तो इसमें दोनों में 3 कॉमा है। अब दोनों में 3 कॉमा आ रहा है मतलब समान आ रहा है, इसका मस्सा कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए बताइए कि मस्सा 3 आएगा तो क्या भी साभाज्य संख्या हो सकता है, नहीं। जिसका मस्सा 1 आएगा वही साभाज्य संख्या होगा, जिसका मस्सा 1 आएगा वही साभाज्य संख्या होगा। अगर 1 से बड़ा मस्सा आ जाता है तो साभाज्य संख्या नहीं होता है। जैसे यह साभाज्य संख्या नहीं है, इसका मस्सा कितना रहा, 3। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल और दे दिए 5 और 7, ये भी क्या हो जाएगा, अब साभाज्य संख्या, इसका भी मस्सा सब निकालिएगा तो कहिएगा 5 का तोड़ेंगे तो 5 गुने 1, अब 7 को तोड़ेंगे तो कहिएगा 7 गुने 1। अब इसमें देखिए कॉमन कितना हो रहा है, 1, जब 1 कॉमा हो जाएगा इसका मतलब मस्सा कितना आ रहा है, 1। जहाँ मस्सा 1 आ गया तो साभाज्य संख्या है। साभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जिसका मस्सा 1 हो उसे साभाज्य संख्या कहते हैं। आपसे पूछते हैं कि बताओ बाबू 31 और 93 साभाज्य संख्या है कि नहीं है। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी बताते हैं, बताइए जल्दी जल्दी, चल जल्दी जल्दी बताइएगा।
अब देखिए 31 का आप तोड़िएगा तो 31 का तोड़िएगा तो कहिएगा 31 एक मरतबे में लगेगा 31 में। अब यहाँ पे आए 93, 93 तोड़िएगा तो 31 और इसके बाद 3, इसका मतलब 31 दोनों में कॉमन है। तो जब दोनों में कॉमन है वही मासा होता है। तो मासा कितना हो जाएगा 31। अब बताइए इसका मासा 31 है। अगर इस विधि से समझ में ना आए तो तुरंत भागा विधि से बना दीजिएगा, बड़का में छोटका से बनाइएगा। तो 93 में 31 से भागा दीजिएगा, तो 93 में 31 से भागा दीजिए तो कहिएगा 3 मरतबे में लगाएंगे। क्या मरतबे में लगाएंगे? 3 मरतबे में। तो आ जाएगा 3 मरतबे में। अब कहिएगा सर 31 से भागा दे 31 से कट गया, तो जब 31 से कट गया तो इसका मस्सा 31 ही हो जाएगा। जितना से संख्या कट जाए वही मस्सा होता है। अब बताइए मस्सा 31 है तो क्या भी शाहभाज्य संख्या हो सकता है? नहीं। शाहभाज्य संख्या होने का एक ही शर्त है कि आपका मस्सा 1 आएगा तो शाहभाज्य संख्या है। अगर आपकी मस्सा 1 से बड़ा आ गया तब शाहभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए शाहभाज्य संख्या ये नहीं है, क्योंकि इसका मस्सा 31 आ रहा है। शाहभाज्य संख्या रहने के लिए मस्सा 1 होना जरूरी है। आप लोग को समझ में आ गया? चलिए समझ में आ गया है तो वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम लाइक कर दे, लाइक। देखिए जो बेसिक बात था हम आपको बता दिए। आप जितना बेसिक था देखिए क्या क्या आपको पढ़ा है। पहले आपको हम पढ़ाए हैं प्राकृत संख्या, एक बार देखिए रिपीट कर दें। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। दूसरा हम आपको पढ़ाए हैं सम संख्या। तीसरा हम आपको पढ़ाए हैं विषम संख्या। ये सब देखिए बेसिक है। ये सब क्या है? बेसिक। ये सब बेसिक आप जानिएगा तब इस चैप्टर में आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। अगर ये सब नहीं आपको जानकारी है तब इस चैप्टर पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि पहला चैप्टर कितना भारी है। अगर आप बेसिक का अगर सही से आप जान रहे हैं तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत और कठिनाई नहीं होगी। अगर इस सब के बारे में देखें, प्राकृत संख्या के बारे में बता दिए, सम संख्या के बारे में बता दिए, विषम संख्या के बारे में बता दिए, अभाज्य संख्या के बारे में हम आपको बता दिए। अब हम आपको भाज्य संख्या के बारे में भी बता दिए। भाज्य संख्या के बाद आपको हम पूर्ण संख्या के बारे में बता दिए कि पूर्ण संख्या क्या है, किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या के बाद आपको हम पूर्णांक संख्या के बारे में बता दिए कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। इतना के बारे में हम आपको बता दिए। अगर इतना के बारे में आपको समझ में आ गया है तो समझिए कि इस चैप्टर में आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर ये सब आप छोड़ देते हैं पहला चैप्टर में तो आगे बहुत दिक्कत होने वाला है। अब देखिए इसका बाद आते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर। 1 मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। अब किस पर आते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर। देखिए एक साइड हम लिखते हैं परिमेय संख्या। अब यहाँ से आपको ध्यान से समझना, परिमेय संख्या। अब आपको समझना अपरिमेय संख्या के बारे में। देखिए ये दो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए दोनों के बारे में अगर आप समझ गए तो 2 नंबर आपका जेब में, 2 नंबर आपका कहाँ जाएगा? जेब में। 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा। देखिए परिमेय संख्या हम पूछेंगे किसे कहते हैं तो आप बोलिएगा वैसा संख्या, वैसा संख्या
जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ q का मान 0 के बराबर नहीं होता है। अब देखिए इसका आप परिमेय का परिभाषा क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, मतलब जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे आप परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए परिमेय संख्या के एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे हो गया 1, 2, 4/3, √4। देखिए √4 अब पूछेगा परिमेय संख्या है कि नहीं है। अब क्या देगा 1.33 ... ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। अब आप परिमेय संख्या क्या होता है, √5, √7, √11, ये सब क्या है, आप परिमेय संख्या है। अब देखिए समझिए परिमेय संख्या कब कब होगा, तो पहला पॉइंट है जिसका वर्गमूल निकाल जाओ परिमेय संख्या होता है। देखिए जिसका वर्गमूल निकाल जाए तो वह परिमेय संख्या होता है। दूसरा, जितना भी प्राकृत संख्या होता है, जितना भी प्राकृत संख्या के बारे में पढ़े हैं, सब प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होता है। अब जितना पूर्ण संख्या के बारे में पढ़े हैं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत परिमेय संख्या होता है। अब जितना भिन्न संख्या के बारे में पढ़े हैं, भिन्न संख्या सभी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। मतलब जितना प्राकृत संख्या एग्जाम्पल में देखिए, जैसे एक परिमेय संख्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब जितना होता है ... इन्फिनिटी तक सब परिमेय संख्या होता है। अगर कोई पूछ देगा बताओ 3 कौन परिमेय है कि अपरिमेय, तो 3 क्या हो जाएगा, परिमेय। अगर कोई बोल देगा 10 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। जितना भी प्राकृत संख्या के बारे में जानते हैं परिमेय। अब जितना आप पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़े हैं, पूर्णांक संख्या, उस सब के सब क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो देखिए परिमेय संख्या माइनस में हो वो भी परिमेय संख्या। अगर कोई कह दे बताओ -3 कौन संख्या है, तो माइनस में आ गया, ये परिमेय संख्या है। अब कोई कह दिया -4, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। कोई कह देगा 4/3, 4/3 देखिए भिन्न संख्या है। तो जितना भी भिन्न संख्या होता है वो सब होता है परिमेय। अगर कोई कह देगा 20/7, ये भी भिन्न संख्या है। भिन्न संख्या इसका मतलब परिमेय संख्या होगा। मतलब जितना आप लोग संख्या के बारे में जानते हैं, जितना आप लोग संख्या के बारे में जानते हैं वह परिमेय संख्या होता है। मतलब जिसका वर्गमूल निकल जाए। अगर आपसे कोई पूछ दे, अगर हम आपसे पूछ दे कि बताओ बाबू √16, तो देखिए √16 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो कहिएगा जी सर √16 के वर्गमूल कितना होता है, 4। इसका मतलब √16 भी परिमेय संख्या है। अगर हम पूछ दे √36,
तो देखिए √36 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो कहिएगा √36 का वर्गमूल 6 होता है। मतलब जिसका वर्गमूल निकाल जाता है उस सब के सब परिमेय संख्या होता है। अगर जिसका वर्गमूल नहीं निकले, जैसे √30, अब बताओ √30 का वर्गमूल होगा, लिख लेगा? तो कहेगा नहीं, तो यह अपरिमेय संख्या हो गया। जैसे हम पूछ दिए √72, अब बताओ √72 का वर्गमूल लिख लेगा? तो कहिएगा √72 का वर्गमूल नहीं लिख लेगा सर, इसका मतलब ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। मतलब जिसका वर्गमूल निकाल जाएगा परिमेय, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा अपरिमेय। यही दो याद रखना है। अब देखिए अपरिमेय में पॉइंट के बाद थोड़ा समझना है। पॉइंट के बाद परिमेय और अपरिमेय बहुत पूछता है। जैसे पॉइंट के बाद आ जाएगा, अब कोई पूछ देगा सर 1.6 पर डंटा, ये कौन संख्या है? परिमेय संख्या कि अपरिमेय? क्या देखिए 1.6 पर डंटा, तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए इतना याद रखिएगा, अगर कोई संख्या पॉइंट के बाद लिखा गया है, अगर उसका माथा पर डंटा लगा दिया जाए तो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। कौन संख्या हो जाएगा? वो परिमेय संख्या हो जाएगा। मतलब जिसका माथा पर डंटा लग गया कौन संख्या होगा? तो परिमेय संख्या। अगर हम पूछ दें 1.2346781 कौन संख्या है? देखिए पॉइंट के बाद जो संख्या रिपीट नहीं हुआ है, मतलब इसमें पता नहीं लगा सकते संख्या कहाँ से कटेगा क्या होगा, तो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। मतलब पॉइंट के बाद संख्या सही रूप में रिपीट ना हो। जैसे इधर देखिए, एगो हम लिखते हैं यहाँ पे, समझिएगा। जैसे मैं कह देंगे 1.312 312 312, तो देखिए ये पॉइंट के बाद संख्या है जो रिपीट हुआ 312 312 312, मतलब बार बार रिपीट हुआ 312 312 312, तो ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए पॉइंट के बाद अगर संख्या रिपीट होता है मतलब एक ही संख्या बार बार रिपीट होता है तो परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे हम यहाँ से पूछ देंगे 1.212 फिर आ जाएगा 2112, पूछे कौन संख्या है? तब इसमें थोड़ा ध्यान से देख के बताइए कौन संख्या है। तब कहिएगा सर पॉइंट के बाद इसमें संख्या रिपीट नहीं हुआ है। पहले आया है 1.212, फिर आया 1.212, फिर आया 2.3 मतलब रिपीट नहीं हुआ है, तो हो गया अपरिमेय संख्या। मतलब इतना याद रखिएगा, पॉइंट के बाद संख्या मतलब जो पॉइंट के बाद रिपीट हो गया वो अपरिमेय संख्या होता है, या पॉइंट के बाद किसी संख्या पर डंटा लग गया तो पॉइंट के बाद जो संख्या रिपीट होता है वो परिमेय संख्या होता है। अगर पॉइंट के बाद किसी संख्या पर डंटा लग गया तो परिमेय संख्या होता है। अगर पॉइंट के बाद जो संख्या रिपीट नहीं हुआ है वह अपरिमेय संख्या होता है। जैसे देखिए ये पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हुआ है, कभी 212 तो कभी 2112 तो कभी 2112, इसका मतलब क्या? अपरिमेय संख्या। अब यहाँ समझिए, पॉइंट के बाद 312 फिर आया 312 फिर आया 312 डॉट डॉट डॉट, तो क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। अगर कोई पूछ दे कि बताओ बाबू 2.18 पर डंटा, ये कौन संख्या है? तो देखिए जिसका माथा पे डंटा लग गया, पूछे कौन संख्या है, तो सब क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। ये कौन संख्या होता है? परिमेय संख्या होता है। अगर इस तरह से इधर कर दिएगा 2.1811811
1 8 डॉट डॉट डॉट। अब इसको सोच के देखिए, पॉइंट के बाद रिपीट हुआ है तो कहिएगा पॉइंट के बाद तो रिपीट नहीं हुआ है सर। अगर रिपीट नहीं हुआ इसका मतलब आप पारी में, अगर पॉइंट के बाद रिपीट हो जाता तो पारी में। आप लोग इतना समझ गए हैं तो समझिए कि बिहार बोर्ड में आपका 2 नंबर फिक्स है। यहाँ से 2 नंबर पूछ देता है, जैसे पॉइंट में पूछे या पॉइंट पर डंटा हो, पूछ देता है निम्नलिखित में कौन संख्या है, तो ऑप्शन में परिमेय और आप परिमेय रहता है। तो आज के क्लास में यहाँ तक बाबू करके छोड़ें, इसका बाद कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास यहाँ तक आप सभी बच्चों के लिए, जहाँ तक हम बता दिए हैं वहाँ तक ईमानदारी से लिखिएगा और उसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, मतलब पढ़ लीजिएगा। अगर 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो बेसिक में जितना हम आपको बात बताए हैं वो सब याद हो जाएगा। इसलिए आज की क्लास यहाँ तक। जय हिंद।